नमस्कार मित्रों, मैं मोहन सिंह बोरा बिस्ट ग्राम सभा मुन्याचरा विकासखंड भिकियासैन तहसील दोरहाट विधानसभा दोरहाट उत्तराखंड राज्य से बोल रहा हूं। सबसे पहले मेरी आपसे विनती और निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। साथ ही जैसे जैसे आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो उसी प्रकार मैं आपको बार बार एक से एक नई वीडियो अपने उत्तराखंड के कुमाऊं की आपको दिखाते रहूँगा और उसमें कहीं न कहीं कुछ हमारे उत्तराखंड की सच्चाइयाँ छुपी रहेंगी जो कि आपको प्रदर्शित होंगी, उसमें आपको दिखाई देंगी। तो इसलिए मैं आपको आज एक छोटी सी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। मैं अभी खड़ा हूँ अपने गांव के मुन्याचौरा के तलछारी नामक स्थान पर और यहाँ पर हमने अपने खेतों में मडुआ बो रखा है। तो अभी जो है सुबह सुबह तो क्या बोलो, अब दोपहर ही हो गई है कि कड़ाके की धूप, बहुत ही तेज़ कड़ाके की धूप और 11:15 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर अपने खेत की गुड़ाई, जिसे गुड़ाई कहते हैं, तो मैंने इस खेत में मडुआ बो रखा था। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये खेत है और यहाँ अभी ये गाय भी चरने को आ रखी है। तो अभी खुला है ये गायों के लिए, क्योंकि अभी हमारा जो मडुआ है, अनाज जो है वो बहुत छोटा है, अभी इसकी गुड़ाई नहीं हुई है। कहीं कहीं किन्हीं के कुछ लोगों के खेत में भी मडुआ जमा नहीं है। तो ये मैं आपको ये एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये मेरे खेत की है। ये देखिए जो ये खेत पूरा दिखा रहा है, इधर ये जहाँ गाय दिख रही है, इससे ऊपर को जो एरिया है, ये जो हरा भरा दिख रहा है, ये हरा भरा में अभी मैंने दनेला नहीं लगा रखा है। और जो इससे ये नीचे को दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये तो इसमें जो है मैंने ये दनेला लगा दिया है। ये देखो खेत की सीन। तो इस दोपहर के जो है कड़ाके की धूप में तो इस तरह से जो है हमारे पहाड़ में खेती करनी पड़ती है। और तो मैं अभी ये आपको दिखा रहा हूँ इस खेत की सीन। ये देखिए आप, ये कितना बड़ा खेत है और इसमें मैंने ये दनेला भी, मैंने ये हाथों का दनेला कहते हैं इसको, क्योंकि अभी हमारे पहाड़ में पलायन हो चुका है। पलायन की वजह से जो है यहाँ पर बैलों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। तो इसलिए जो है अभी हमें जो है मैंने इसमें अपने इस खेत में हल चलाने के लिए अपने नज़दीकी ग्राम खरक से हमारे पूरन भाई, पूरन मिश्रा जी हैं कोई, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आज के समय में इतना कठिन परिश्रम करते हैं। तो अपने खरक के साथ साथ वो जो है हमारे मुन्याचौरा के लगभग 20 से 25 लोगों का हल चलाते हैं। तो इसलिए जो है वो बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं कि वो आज के समय में इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और उन्हीं की वजह से जो है हमारे ये खेत जो है अभी उपजाऊ हैं, क्योंकि हमारे पास तो बैल है नहीं और कुछ खेत हमने जो है उनसे हल जोत रखा है उनके द्वारा। बाकी खेतों में मैंने फावड़े से खोद खोद के जो है मडुआ बो रखा है। तो ये खेत आपको दिखाई दे रहा है, ये खेत इतना बड़ा है कि कम से कम इसमें 1.5 घंटा से 2 घंटा खेत में हल चलाने में लगता है। और ऐसे ही इसमें जो है करीब 1.5 से 2.5 घंटा करीब मेरे को भी इसमें दनेला लगाने में लगेगा। जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, ये है दनेला, ये आपको दनेला दिख रहा होगा, ये दनेला है, हाथ दनेला। तो हाथों से इसको खींचा जाता है। जैसे कि आपको मैं भी थोड़ी सी एक उदाहरण के लिए दिखा रहा हूँ, ये आप ज़रा सा देखिएगा, ये है दनेला। तो इसको यूं करके खींचना पड़ता है। अभी मैं एक हाथ से कर रहा हूँ इसलिए दब नहीं रहा है, तो इसको यूं करके दबाना पड़ता है, दबा के लगाना पड़ता है यूं करके। तो इस तरह से अभी मेरे को इसमें करीब आधा से पौना घंटा और लगेगा इस खेत में। तो कड़ाके की धूप है, लेकिन मैं इस खेत को आधा इसकी जो है दनेला लगा कर या आधा गुड़ाई करके घर को नहीं जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है अगर शाम को बारिश हो गई तो खेत जो है फिर और ज़्यादा, इस खेत की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको अभी पूरा करके ही जाऊंगा। तो ये मैंने आपको दनेला की स्थिति दिखा दी है, ये इस तरह। तो देखो जैसे दोपहर की कड़ाके की धूप में मैं अभी दनेला लगाते लगाते इतना मेरे को ये खेत आपको दिख रहा है, ये खेत सामने आपको दिख ही रहा है। जैसे कि ये खेत है, ये ऊपर की तरफ जो है, इस तरफ जो है अभी ये दनेला नहीं लगा रखा है और ये दिखाई दे रहा है आपको इस साइड से ऐसे, ये मैंने दनेला लगा दिया। तो इसमें कितना अंतर आ गया, देखो ये पूरा खेत वो वहाँ तक, इतना मैंने ये दनेला लगा दिया। तो ये वीडियो मैं आपको
अपने पहाड़ की पुरानी याद, आप लोगों को पुरानी याद आएगी कि हमारे पहाड़ में इस तरह खेत करते थे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग या जो हमारे सीनियर लोग गांव छोड़ के बाहर नौकरी कर रहे हैं या पलायन हो चुके हैं, आखिर वो भी इसी ज़मीन से, इसी गांव से कई लोग बाहर गए हैं, हर गांव से बाहर गए हैं इस वास्तविक परिस्थिति को देखते हुए यहाँ मेहनत करके। तो उनको इस बारे में लगभग पूरी जानकारी है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको एक थोड़ा सा ये दिखा रहा हूँ। तो ये है हमारे खेत की सीन। ये अभी मुझे और ये गुड़ाई करनी है। धनेला मैंने जैसे कि नीचे रखा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये धनेला पूरा लगा के जाऊंगा। तो ये है हमारे यहाँ की खेतों की सीन, हमारे पहाड़ की खेती। ये इधर ये बैल चर रहे हैं और इधर ये सामने दिखाई दे रहा अमेरिका, जहाँ टावर आपको दिख रहा होगा। और इधर ये सामने नीचे ये मटेला का बॉर्डर है। और इधर से ये आते आते ये हमारा ठांग तोक है, मुनिया चौरा का एक, और वहाँ सामने ठांग तोक है। और जो उधर वो ऊपर टॉप में जो दीवार दिखाई दे रही है, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर, यानी मतलब बॉर्डर तो ग्राम सभा खरका वहाँ से चालू हो जाता है, लेकिन गांव की जो दूरी है वहाँ पर से 1 किलोमीटर दूर है। तो ये यहाँ की दृश्य है, यहाँ का दृश्य ये देखो। और यहाँ पर भी क्या है कि आधे से ज़्यादा खेत हमारे बंजर हो चुके हैं, हम लोगों के, हमारे गांव वालों के, क्योंकि गांव में पलायन बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये देखिए अब इस खेत का, अगर ये बीच वाला जैसे आपको दिख रहा है, इधर ये खेत है छोटा सा, उधर से भी हल जोत रखा है, इधर से फिर बीच में बंजर है, इधर हल जोत रखा है, इधर फिर बंजर है, और उधर फिर हल जोत रखा है, उधर फिर बंजर है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि बीच वाला अगर हल जोतता भी है तो आधा कूड़ा कचरा उधर वाले से इधर को आ जाता है, आधा वाला इधर से उधर वाले को आ जाता है। और तो उसमें जो है, ये देखिए आप, ये खेत, ये देखिए ये सीन है हमारे खेतों की। देखो इधर से बंजर, उधर से उपजाऊ, इधर से बंजर, उधर से उपजाऊ। ये तो ऐसे में जो है ये जो बीच वाला खेत है ये खेती नहीं कर पाता है, क्योंकि इधर आपको जो अभी ये झाड़ी दिख रही है, ये झाड़ी जैसी जो है, ये झाड़ी है, इसमें कांटे होते हैं, जिसको पहाड़ में कुमर बोलते हैं। तो ये जब बड़े होते हैं तो लटकते हैं। इनकी हाइट होती है करीब 3 फीट। जब ये यहाँ से लटकेंगे इधर को, तो ये 3 फीट यहाँ आएंगे, और उधर वाले लटकेंगे तो वो भी 3 फीट इधर को आएंगे। और इसमें जो ये मडुआ जम रहा है, इसमें मडुए से ज़्यादा ये इसका बीज जो तैयार होता है वो जम जाता है। तो इसलिए हमारी पहाड़ की खेती करना जो है बड़ा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, और परिश्रम के अनुसार जो है यहाँ उत्पादन नहीं हो पाता है। और यदि हमारे चकबंदी सिस्टम हमारे पहाड़ का होता, तो जो लोग भी गांव में रह रहे हैं और खेती करना चाहते हैं तो उनको खेती करने में बड़ी आसानी होती, क्योंकि इस प्रकार के ये जो है इधर से उधर ये कांटे, ये कुंवर, और ये जो है इसमें ये घास, दूब घास होती है, वो फैल जाती है। तो ये हम लोग को देखने को भी नहीं मिलता, और हमारे किसान भाइयों को इसमें बड़ी खेती करने में बड़ी आसानी होती, बहुत ज़्यादा आसानी होती, और उनका मन भी लगा रहता। और साथ ही उनको जो है उनके उसमें उनको जैसे बंदर है, सूअर है, इनको भगाने में भी अच्छी सुविधा होती, क्योंकि उसको पता है कि वो पैच मेरा अपना है, तो उस पैच में वो बंदर और सूअर को हमेशा भगाने की कोशिश करता। लेकिन अब यहाँ क्या है कि एक खेत मेरा होता है तो दूसरा दूसरे का होता है, तीसरा तीसरे का होता है। यानी हमारे गाँव में अगर 45 परिवार हैं तो कहीं बड़े मुश्किल से ही एक आदमी के 2 खेत लगातार मिलेंगे आपको। तो 45 खेत के बाद हमारा खेत निकलता है। तो इस प्रकार से खेती करना जो है पहाड़ में बड़ा असंभव है, क्योंकि या तो सभी लोग खेती करते तब तो उतना कठिन नहीं होता। लेकिन यहाँ की वास्तविक परिस्थिति ये पलायन होने की वजह से ये है कि जो लोग खेती करना भी चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ तो हमारे पर ये जो ज़मीन है ये है वर्षा पर आधारित, क्योंकि जब बारिश होगी तभी ये खेती हो पाएगी, क्योंकि सिंचाई के संसाधन यहाँ पर नहीं है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर ज़्यादा से खेत जो है बंजर होने की वजह से अगल बगल ऊपर नीचे के खेत अगर बंजर होंगे तो बीच के खेत में कुछ नहीं हो पाता है। और उसमें क्योंकि ये धरातल में, इस ज़मीन में कई प्रकार के कीट मकोड़े, कीड़े, पक्षी, जानवर, यानी मतलब क्या नाम कहते हैं, प्राणी होते हैं। तो जैसे चूहा ही आप लगाइए, जैसे इतनी सारी एरिया है तो हमारे चूहा तो हर जगह रहता है। तो अगर मतलब चारों तरफ से खेत अगर बंजर होंगे तो चूहा उसी खेत में आएगा जिस खेत में कुछ अनाज बोया होगा या जो उपजाऊ होगा। तो इसलिए चूहा भी ये अनाज को कतर देता है। तो इस हमारे जो छोटे किसान हैं हमारे गाँव में, हमारे देहातों में, तो इनके कई प्रकार के
खेती के रूप में अवरोधक पैदा कर रहे हैं, यानी खेती करने में परेशानियां पैदा करते हैं। जैसे आज की डेट में आपको दिखेंगी ये आवारा गाय भी ऐसी, जैसे अब हम खेत ने बो दिए हैं और मडवा हमारा तैयार हो जाएगा और हम इसमें रोपाई भी कर देंगे, तो उस समय आवारा गाय पता नहीं कहाँ से हर गांव में आ जाते हैं, तो वो सारी फसल को नुकसान कर देते हैं। उसके बाद सूअर तो एक ऐसी चीज़ है, वो तो दिन में अगर आप भगा भी दोगे तो रात को खोद देता है। और बंदर भी हैं ही है। बंदर तो उतना नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि हम उनको दिन में अगर अपनी व्यवस्था बनाएं, क्योंकि बिना व्यवस्था के तो कोई भी काम नहीं होते हैं। और पहाड़ जैसी चीज़ हो, सरकार तो बंदरों पे क्या व्यवस्था करेगी वो नहीं कर पाएगी, सभी को मालूम है। तो बंदर को तो हम दिन में भगा सकते हैं अपनी चौकीदारी करके, जैसे तैसे अपनी आपस में मिलजुल के व्यवस्था करके, लेकिन सूअरों के व्यवस्था हमारे पहाड़ में नहीं होती, क्योंकि रात में हर व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपने घर छोड़ के इतनी दूर खेतों में बंदर भगाने नहीं आएगा, नहीं सूअर भगाने। और दूसरा हमारे यहाँ पर जो है अभी बाघ, चीता, इनका भी बहुत ज़्यादा भय बना हुआ है यहाँ दिन में ही, क्योंकि अब खेती सब बंजर हो चुकी है, जंगलों में आग लग चुका है और झाड़ियाँ जो है खेतों में और घर के नज़दीक बन चुके हैं। तो इसलिए जो है बंदर, सूअर और ये जीव जंतु के अलावा हमारे पास एक भय बना है अभी, क्या नाम कहते हैं, बाघ और चीता का। तो चीता भी यहाँ हमारे पहाड़ में बहुत आ चुके हैं और बाघ भी इधर बहुत है। आए दिन जो है कुछ ना कुछ नुकसान करते रहते हैं, जैसे कभी किसी गाय मार दी, कभी किसी का बैल मार दिया, कभी किसी का जानवर मार दिया, कभी किसी का कुत्ता मार दिया। तो ये आए दिन हर गांव में लगभग कम से कम महीने में 2 जानवर, चाहे कुत्ता हो, गाय हो, बकरी हो या कोई और हो, वो मार ही देते हैं यहाँ के जो बाघ हैं। और हर व्यक्ति उस प्रकार की उनकी जानकारी भी नहीं है, अगर है भी तो उनका जैसे वो क्लेम वन विभाग से लेना भी चाहे, जैसे उनका बैल मार दिया, गाय मार दिया, बकरी मार दी, तो उनका अपना क्लेम लेने के लिए जो उसका मुआवजा मिलता है वन विभाग द्वारा, उसको लेने में इतनी परेशानी होती है कि जो मुआवजा मिलता है उससे ज़्यादा उसका खर्चा और हर्जा हो जाता है। तो इसलिए हर व्यक्ति जिसके पास समय नहीं हो और उसका घर में कोई पुरुष वर्ग न हो, तो वो इस प्रकार के मुआवजे की अपील सरकार से नहीं कर पाते हैं। और हो सकता है सरकार को भी लगे कि जितनी अपीलें हमारे पास आती हैं, यानी जितनी मुआवजे के लिए हमारे पास बाघ के द्वारा गाय, बैल, बकरियाँ मारे गए हैं, उनका मुआवजे के लिए आते हैं, तो हमारा जो बाघ है, जंगली जानवर है, इतना ही नुकसान करता होगा। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है, धरातल में कुछ और ही है। धरातल में यह है कि ये 10% लोग ऐसे हैं जो अपने जानवर के मुआवजे के लिए वन विभाग से आवेदन करते हैं, और अन्यथा 90% लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हमारे गांव से वन विभाग को इतनी जानकारी, उनके पास जानकारी नहीं होने से, फिर वन विभाग के पास आना जाना और यहाँ पर गाड़ियाँ कोई सुविधा न होना, तो वो बहुत भारी पड़ता है उन लोगों को। अब क्योंकि पहले अपनी जेब से सारा खर्चा करना पड़ता है, हर्जा करना पड़ता है, उसके बाद फिर अगर किसी का मुआवजा स्वीकृत भी हो गया तो उसको भी कम से कम 1 साल से 3 साल लगता है, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग के पास भी जब उस संबंधित मुआवजे से संबंधित जब बजट आता है, तभी वो बजट जो है वो पैसा, जिन लोगों की ये फाइल स्वीकृत हो गई है, जिन लोगों का मुआवजा स्वीकृत हो चुका है, उनको तभी मिल पाता है। तो इसलिए ये पैसा बहुत देर में मिलता है करके भी लोग जो है वो आवेदन नहीं करते हैं। तो आज आप लोगों को मैंने अपने यहाँ की, अपने गांव की खेतों की हकीकत आपको दिखाई। तो यही हमारे गांव की हकीकत है, या हमारे पहाड़ की हकीकत है। हर गांव में इसी प्रकार के खेत होते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, और इसी प्रकार से खेती कर रहे हैं। इसी प्रकार का जंगली जानवरों का, आवारा गायों का, बंदरों का, सूअरों का आक्रमण लगभग सभी गांव में एक सा है। तो बाकी आपसे क्या कहें, लेकिन अंत में भी मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये पुनः मैं आपको ये ज़रा खेत दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मुझे ये खेत की गुड़ाई भी करनी है। लगभग आधा से पौना घंटा मेरे को इस खेत की गुड़ाई करने में अभी और लगेगा, और धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो मैं आपसे आप पे भरोसा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, और आने वाले समय में मैं आपको कई बार अलग अलग प्रकार की वीडियो आपको दिखाते रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।